31 मार्च आने को है। 31 मार्च यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको 31 मार्च से पहले कंप्लीट करने होते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो आजकल क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है टाइम टाइम पर और शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये कर भी लिया होगा, लेकिन यदि नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए और वो है अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना। यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना है और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं 31 मार्च 2023 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तो 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। और इनएक्टिव पैन कार्ड हो गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपना ITR फाइल नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के पास पैन कार्ड हो लेकिन ITR फाइल ना करते हों या उसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन तब भी आपको अपना पैन कार्ड एक्टिव रखना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए आपके किसी इन्वेस्टमेंट पर या फिर किसी भी तरह की इनकम पर TDS एप्लीकेबल हो, तो ऐसे में यदि आपका पैन कार्ड इनएक्टिव होगा तो आपका जो TDS है वो डबल रेट पर काटा जाएगा। इवन यदि भविष्य में आप यदि अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, घर सेल करते हैं, प्लॉट ऑफ लैंड है उसे बेचते हैं, तो ऐसे में भी क्योंकि पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, आप यदि सोना खरीदते हैं 2 लाख से अधिक मूल्य का, तो उसमें भी पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो ऐसे में क्योंकि आपको कई जगह पर पैन कार्ड यूज़ करना होता है और यदि आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं होगा तो ये आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी 31 मार्च तक पूरे करने होंगे। एक तो जैसे कि टैक्स सेविंग के लिए आप डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर यदि आपको ये 1,50,000 रुपीज़ का जो डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो पूरा करना है तो आपको 31 मार्च तक उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना होगा। चाहे आप PPF की बात करें या इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हो, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूं, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो, जिन भी स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट करना है तो वहां पर आपको क्लेम करने के लिए 31 मार्च से पहले अपने इस काम को भी पूरा करना होगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट चाहिए, इसके लिए ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यदि टैक्स में बेनिफिट नहीं चाहिए तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि PPF अकाउंट यदि आपने ओपन किया हुआ है तो आपको टैक्स सेविंग के लिए ज़रूरत हो या ना हो, अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम 500 रुपीज़ एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर इन्वेस्ट करने होते हैं। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हो और आपको टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ना हो, तब भी PPF अकाउंट में आपको मिनिमम 500 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करने होंगे। ऐसा ही है सुकन्या समृद्धि योजना के लिए भी। यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपीज़ इन्वेस्ट करने होते हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं किए, वैसे तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर 1,50,000 की लिमिट है और आपको पूरे 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन किसी कारणवश यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम 250 रुपीज़ जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो तो जरूर कर ले। अच्छा, टैक्स बचाने के लिए आप अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट हो रहा है या बच्चों की स्कूल फीस पे की जा रही है, तो उन सब के थ्रू भी 80C की जो लिमिट है वो पूरी हो जाती है। लेकिन यदि आप 50,000 रुपीज़ तक एक फाइनेंशियल ईयर में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS में कंट्रीब्यूट करते हैं
तो अंडर सेक्शन 80CC(d)(1)(b) के तहत आपको अतिरिक्त छूट मिलती है टैक्स में। तो एक तो उस मकसद से यदि आपको टैक्स में छूट पानी है और आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 50,000 रुपीज तक आप जरूर कंट्रीब्यूट करें 31 मार्च से पहले। लेकिन यदि आपको टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है लेकिन आपने पहले से अकाउंट ओपन किया हुआ है, आपका टियर 1 अकाउंट है, तो यहां पर एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1,000 रुपीज आपको कंट्रीब्यूट करने होते हैं। अकाउंट ओपन करते समय आप 500 रुपीज से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1,000 रुपीज आपको कंट्रीब्यूट करने होंगे। तो यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप जल्द से जल्दी इसे भी पूरा कर लें। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो भी आपको 31 मार्च से पहले पे करना होगा यदि वो ड्यू है आपका, और आपको इस फाइनेंशियल ईयर में उसके अगेंस्ट में डिडक्शन क्लेम करना है। लेकिन एक बात कई बार कुछ लोग भूल जाते हैं, वो ये है कि अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उस पर तो आपको छूट मिलती ही है, लेकिन जो लिमिट है, यानी कि एक जनरल कैटेगरी में 25,000 की लिमिट होती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 50,000 की लिमिट होती है खुद का और खुद की फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने के लिए या उसे रिन्यू करने के लिए। लेकिन यदि आपकी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट नहीं होती है तो ऐसे में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए यदि आप खर्च करते हैं अप टू ₹5,000 तो उसे भी इस लिमिट में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि जो लिमिट है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आप 5,000 रुपीज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी कि चाहे वो ईसीजी आपने करवाया हो या ब्लड टेस्ट करवाए हो, क्योंकि ऐसा एडवाइजेबल है कि एवरी 6 मंथ में बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, स्पेशली जब एज बढ़ रही हो तब तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। तो यदि आपने नहीं कराया है इस साल में तो कोशिश कीजिए, और बल्कि कोशिश क्यों, मैं तो कहूँगा कि आप करवा ही लीजिए 31 मार्च से पहले पहले अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपको पहले से पता चल जाए यदि कोई बीमारी आने का अंदेशा हो, कोई बीमारी शरीर में हो, और साथ साथ आपको टैक्स में छूट भी मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल ये काम करना चाहिए। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो शायद आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और मैं बता दूं कि यदि 31 मार्च तक भी आपकी एज 60 ईयर्स होती है तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। तो ऐसे में ये जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है ये आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस पर कोई टैक्स में छूट तो नहीं मिलती है, लेकिन यहां पर आपको 7.40% का सालाना इंटरेस्ट मिलता है। और एक बात और बता दूं कि यदि आप मंथली मोड में लेते हैं तो ये 7.40% का जो इंटरेस्ट है वो डिवाइड बाय 12 हो जाता है, तो इफेक्टिव रेट जो आता है वो लगभग 7.66% आता है। तो ऐसे में क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, रिटर्न्स यहाँ पर गारंटीड हैं, तो यदि आप इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आपको ओपन करना होगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद इस स्कीम के आगे एक्सटेंड होने की कोई सूचना अभी नहीं है। चांसेस हैं कि ये स्कीम आगे एक्सटेंड नहीं होगी। तो ऐसे में 31 मार्च तक आप प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अच्छा, यदि आपका कोई घर है जो कि आपने रेंट पर दिया हुआ है तो उससे क्या होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल आपका रेंट आता है वो पूरी की पूरी आपकी इनकम नहीं हो जाती। तो पहले जो टोटल पैसा आया है उसमें से आप माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि इस ईयर के लिए ड्यू हैं और आपने पे किए हैं। तो म्युनिसिपल टैक्सेस, जिसको हम असेसमेंट टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जानते हैं, आपका जो बिल आता है वो असेसमेंट टैक्स का बिल आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या आपकी म्युनिसिपैलिटी से, और आप इसे पे करते हैं। तो इस अमाउंट को आप अपने टोटल जो आपने रेंट
रिसीव किया है उसमें से माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसे माइनस करने के लिए आपको पे भी करना होगा। तो यदि आपने अभी तक पे नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 से पहले आप इसे पे कर दें। इवन यदि प्रीवियस ईयर का ड्यू है जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भूल गए थे और अभी तक भी पे नहीं किया है, तो भी आप उसे पे कर दें ताकि आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकें। तो जो टोटल आपका रेंट आता है उसे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस आप जब माइनस करते हैं तो आपकी आती है नेट एनुअल वैल्यू, और उस नेट एनुअल वैल्यू में से एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। और उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पर, यदि आपने होम लोन लिया है उस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर घर को बाय करने के लिए, तो 2 लाख तक की उसकी लिमिट है, उसे भी आप माइनस करते हैं। और उसके बाद जो नेट अमाउंट निकल कर आता है वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाता है। तो बाकी बातें तो आपको याद होंगी, लेकिन ये जो म्युनिसिपल टैक्स है इसे 31 मार्च से पहले पे करना आप ना भूलें। और आप में से हमारे अधिकतर व्यूअर्स क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि अगस्त 2022 से म्यूचुअल फंड्स में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर नॉमिनेशन मैंडेटरी है। तो जिन्होंने अगस्त के बाद इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया या फिर जो नया इन्वेस्टमेंट किया वहां पर तो नॉमिनेशन बिल्कुल होगा, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया हुआ था और यदि नॉमिनेशन वहां पर नहीं रखा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि जॉइंट नाम से इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो सोचते हैं कि ठीक है 2 लोग तो ऑलरेडी यहां पर हैं, नॉमिनेशन इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये मैंडेटरी है कि नॉमिनेशन या तो आपको करना है, और यदि आपको चॉइस से नॉमिनेशन नहीं रखना है तो उसके लिए ऑप्ट आउट आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि आपको नॉमिनेशन नहीं रखना है। तो इसके लिए आपको ऑप्ट इन करना हो या ऑप्ट आउट करना हो, यानी कि नॉमिनेशन नहीं है और आप बनाना चाहते हैं किसी को नॉमिनी, तो अब वो आपको करना होगा। और यदि आपको अब भी ये जानते हुए कि आपके फोलियो में कोई नॉमिनी नहीं है और आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी 31 मार्च 2023 से पहले आपको ये काम करना होगा, यानी कि 31 मार्च 2023 तक आपको ये काम करना होगा। अदरवाइज 1 अप्रैल से आपका फोलियो फ्रीज हो जाएगा रिडम्पशन के लिए, यानी कि पैसे हैं पर आप निकाल नहीं पाएंगे जब तक कि आप नॉमिनी का जो ऑप्ट इन ऑप्ट आउट है वो कंप्लीट ना कर लें। तो लास्ट मोमेंट पे आप करने जाएंगे, उससे अच्छा है कि पहले ही आप इसे करके रखिए। और बल्कि यदि आपकी कोई एसआईपी चल रही है उस फोलियो में, तो 1 अप्रैल से वो एसआईपी भी रुक जाएगी यदि आपने ऑप्ट इन ऑप्ट आउट नॉमिनेशन नहीं किया है। तो ध्यान रहे ये काम भी आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करना है। जब आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम होती है उसका आपको आईटीआर फाइल करना होता है। सैलरीड इंडिविजुअल्स और ऐसे व्यवसायी जिनकी इनकम ऑडिट के दायरे में नहीं आती है उनके लिए 31 जुलाई जो होती है वो ड्यू डेट होती है, और जो ऑडिट के दायरे में आते हैं उनके लिए 30 सितंबर जो होती है वो ड्यू डेट होती है। लेकिन यदि आपने कोई पुराना आईटीआर फाइल किया हुआ है और आप अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप 31 मार्च 2023 तक कर लें। और मैं बता दूं कि असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो आईटीआर आपने फाइल किया था उसे यदि आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो 31 मार्च तक आप कर सकते हैं। और यदि आप असेसमेंट ईयर 2021-22 या 22-23 का जो आईटीआर है उसे अपडेट करना चाहते हैं, अपडेटेड आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जो टोटल टैक्स और इंटरेस्ट है एग्रीगेटेड अमाउंट उसका 25% आपको यहाँ पर एडिशनल पे करना होगा, और उसके साथ आप 31 मार्च 2023 तक अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो चाहे पेनल्टी के साथ आईटीआर फाइल करना हो लेकिन आपको कर देना चाहिए। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि असेसमेंट ईयर 2020-21 का आईटीआर तो आप बाद में अपडेटेड फाइल कर ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद यदि आपको नोटिस आता है इनकम टैक्स से तो वो शायद आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो अब बात करते हैं एडवांस टैक्स की। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो टोटल इनकम टैक्स है वो 10,000 रुपीज़
से ऊपर बन रहा है, तो ऐसे में आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, जिसके लिए 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च की डेट फिक्स्ड है। तो वैसे तो आप एडवांस टैक्स पे करते आ रहे होंगे जून से लेकर अब तक, लेकिन फिर भी यदि आपने मिस किया है तो आपको ये भी अभी पे कर देना चाहिए। अदरवाइज आप इसके ऊपर टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे 1% पर मंथ के हिसाब से, जब तक कि आपके ITR की डेट ड्यू नहीं होती है, और उसके बाद तो आपको बल्कि 2% पर मंथ करना होता है। तो मेरी राय तो यही है आपको कि आप 31 मार्च से पहले पहले आपका जो इस फाइनेंशियल ईयर का टोटल इनकम टैक्स बनता है वो आप पे कर दें, ताकि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आपको 31 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट करने हैं, और मैं कहूंगा कि आप लास्ट डे का वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके इन काम को निपटा लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।